जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जानते हो अब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बहुत सभी का अभिनंदन और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों इतिहास में पहली बार जब राष्ट्रपति चुनाव में ट्राइबल समाज की एक महिला उस पद पर पहुंची है तो इससे बड़ी गर्व की बात कुछ हो नहीं सकती। तो इस मोमेंट के लिए बहुत आप सभी को सेवा जोहार, आप सभी का अभिनंदन। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी भारत का ट्राइब भी जाग चुका है और वो आगे निकलने की तैयारी में है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानने से पहले जब ये मुर्मू नाम मैं सुनता हूँ तो बहुत बड़े बड़े लोगों की याद आती है। ये सिद्धू कान्हू मुर्मू के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो तिलका मांझी सिद्धू कान्हू मुर्मू को बहुत बड़ी पैमाने पे माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों भाइयों ने एक विद्रोह किया था, जिस विद्रोह की जो झलक है आपकी हिस्ट्री की किताब में कभी नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या वहाँ के क्षेत्र के लोग बड़ी कहानियाँ या बड़ा इतिहास बताते हैं, लेकिन वो जो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल पे ही वो दबा पड़ा रहता है। नेशनल लेवल पे इस इशू को उठाया नहीं जाता। ऐसे ही ट्राइबल के जो मेन नायक है, महापुरुष है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी काम किए हैं, लेकिन उनको सामने नहीं लाने दिया जाता। सिद्धू कान्हू मुर्मू जी का सिर्फ और सिर्फ आंदोलन या विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। ये इतिहासकार जब बताते हैं तब एक ही बाजू आपको बताते हैं। सिद्धू कान्हू मुर्मू, तिलका मांझी और अन्य कई क्रांतिकारियों का विद्रोह का मकसद सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं था। अंग्रेज़ों को तो भगाना था क्योंकि वो हमारे ज़मीन पर आए थे, कब्जा करने लगे थे, हम ही पे शासन करने लगे थे। उनको भगाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अंग्रेज़ों के आड़ में अपने काम चलाने वाले साहूकार जो 2 रुपये का उधार देकर 4 रुपये लगाते थे, 200 रुपये का लोन देकर 500 रुपये का लोन वसूलते थे, ऐसे कुछ साहूकार, ऐसे कुछ लोग जो धर्मों के लिए लोगों को गुमराह करते थे, धर्मों के नाम से धमका कर पैसा लूटते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया, विद्रोह किया है। तो ऐसे मुर्मू सरनेम जब मैं सुनता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुर्मू सरनेम हमारे क्रांतिकारियों में अग्रसर है। तो द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ भी बहुत ऐसे नहीं है कि किसी के क्या है, किसी के पिताजी मंत्री होते हैं तो वो बच्चा जो है आसानी से मंत्री बन जाता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जो सफ़र है, मैंने देखा है, उनकी जो पढ़ी है, तो यही है कि सफ़र बहुत ही कठिनाइयों का था, बहुत ही स्ट्रगलिंग था। सबसे पहले वो उड़ीसा के दफ्तर में उनका काम करना, फिर टीचर बनना, उसके बाद नगर सेविका, उसके बाद MLA बनना, फिर राज्यपाल बनना और आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचना। ये कोई आम बात नहीं है, आम जर्नी भी नहीं है। इस बीच उनका जो परिवार है, उनका जो बड़ा बेटा है, उनके देहांत के बाद वो भी डिप्रेशन में थी। एक एक करके घर वालों का चले जाना, ये इंसान के लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन का विषय होता है। और इस विषय को हैंडल करके लोगों के सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रही है। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि मुर्मू जी, मैं आपको अभिनंदन तो कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए कुछ बातों की अपील भी कर रहा हूँ। देखिए, आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और छोटे मोटे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो बातें समझ आ रही हैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि आपने इस चुनाव के पहले ट्वीट करके कहा था कि आप इस देश को किसी धार्मिक राष्ट्र को बनाना चाहती हैं, जैसे कि आपका ट्वीट बहुत वायरल हुआ था। उस ट्वीट को लेकर मुझे यही लगता है कि आप किसी भी धर्म को, आपको ऐसा ना लगे कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, और आपको भी पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये देश संविधान को जितना महत्व देता है उतना किसी भी धर्म को भी नहीं देता, इसलिए कि धर्म से बड़ा यहाँ का इंसान है, उसके राइट्स है। तो इसीलिए अगर हम किसी धर्म को, एक ही धर्म को इंडिया में बड़ा करते हैं तो बाकी धर्मों पर भी हमें अत्याचार करने जैसा होगा। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, कोई भी एक धर्म इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी एक धर्म किसी भी जाति और इस देश से भी बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। आप किसी भी पक्ष से आप वहाँ पे पहुँची हैं, मैं किसी पक्ष को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी पक्ष की विचारधारा अगर यहाँ के ट्राइबलों के खिलाफ है तो फिर खतरा है।
देखिए, मैं और एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आप 10-15 साल से अगर इस कारकिर्द में आप राज्यपाल थी, आप एमएलए थी, तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पे ट्राइबल, जैसे झारखंड की बात करेंगे तो पत्थलगड़ी आंदोलन बहुत बड़ी पैमाने पे चला आ रहा है। उस पत्थलगड़ी को हमारे जो बिके हुए पत्रकार हैं वो आंदोलन हानामारी का आंदोलन, आतंकवादी का आंदोलन, नक्सलाइट का आंदोलन करके बताते हैं। लेकिन एक्चुअली पत्थलगड़ी आंदोलन ये है कि यहाँ का ट्राइब आदमी चाहता है कि उनकी 5वीं अनुसूची पेसा एक्ट उनके क्षेत्र में लागू हो। अब देखिए बात क्या है कि 5वीं अनुसूची लागू होने से, पेसा एक्ट लागू होने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए मुर्मू जी, यहाँ पे जो क्षेत्र है, जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, वो क्षेत्र ट्राइबलों के अंडर में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि वो बिंदास अपनी भाषा को बचा पाएंगे, उस भाषा पे वर्क करेंगे जो बनी रहे। बिंदास वो अपने कल्चर को बचा पाएंगे, उन पे कोई रोक टोक नहीं होगा। बिंदास वो अपने आदमी को, अपने नेता को चुन के ला सकते हैं। उनके गांव में रोज़गार बढ़ेगा, उनके गांव में नई नई शिक्षा की तकनीक आएगी और बहुत सारी चीज़ें जो ट्राइबल कल्चर को बचा सकती है। और ये सारी चीज़ें 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट से लागू की जा सकती है। और इसी आंदोलन को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और अन्य राज्यों में भी आंदोलन के कारण पूछा जा रहा है, इसकी मांग की जा रही है। और सोने पे सुहागा ये है कि मुर्मू जी क्या है कि 5वीं अनुसूची इस देश का प्रधानमंत्री भी लागू नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ट्राइबलों के जो अधिकार हैं वो अधिकार यहाँ के प्रधानमंत्री के भी हाथ में नहीं है। उस स्टेट का राज्यपाल और उस देश का राष्ट्रपति, ये दोनों पद है सिर्फ इस 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट के बीच में वो आ सकते हैं, वो निर्णय दे सकते हैं, वो लागू करवा सकते हैं। लागू करने का, ना करने का अधिकार स्टेट के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। किसी प्रधानमंत्री या किसी मंत्रिमंडल के हाथ में भी नहीं होता। वो चाह कर भी इस पेसा एक्ट और 5वीं अनुसूची के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी महत्वपूर्ण पद पर मुर्मू जी आप पहुँची हैं। इस महत्वपूर्ण पद पर आप पहुंचने के कारण बहुत बड़ी आशा लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस 5वीं अनुसूची के जो तरतूद है इसको अच्छे से ध्यान में रखकर हमारे ट्राइबलों का जो अधिकार है, ट्राइबलों के जो हक है, 5वीं अनुसूची, पेसा एक्ट, उनकी भाषा बचाना, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी आप जिस पद पर बैठ रही है वो पद भारत का सर्वोच्च पद है। वो पद है भारत का प्रथम नागरिक का पद, जिसमें हमें गर्व हो रहा है कि हमारी एक ट्राइब महिला वहाँ पे पहुँची है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची का अधिकार भी इनडायरेक्टली आपके हाथ में आ गया है। आने वाले कुछ सालों में आप समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए प्लीज़ इस 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट के बारे में ज़रूर सोचिए। वन हक जो अधिकार है, वनों में जाने का अधिकार है। एक्चुअली बताया तो जाता है स्टेजों पे कि ट्राइबलों का जंगल ज़मीन पे अधिकार होता है, लेकिन मुर्मू जी एक्चुअली वैसा नहीं होता। वहाँ पे आदिवासियों को, ट्राइबलों को जंगल में घुसने के लिए भी मना किया जाता है। यहाँ तक कि उनके फायरवुड्स जो जलाने के लिए लकड़ी, जो सूखे पेड़ की लकड़ी भी लाते हैं, तो भी उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये इस भारत देश की रियलिटी है। भारत देश में सिर्फ कोई मंत्री या बाहर का कोई आदमी आए तो उनको रिझाने के लिए उनके प्रोग्राम में हमारे ट्राइबलों के डांस दिखाए जाते हैं। बताया जाता है कि ये ट्राइबल हमारे प्राचीन पूर्वज है, तो हम इनका आज डांस देख रहे हैं। और यही भारत देश यूएनओ को बता देता है कि इस देश में इंडिजिनस पीपल नहीं है। कितनी बड़ी शोकांतिका है। एक तरफ से यहाँ पे कोई बाहर का राष्ट्रपति, बाहर का कोई प्रवक्ता आने के कारण वहाँ पे ट्राइबल नाचते हैं, और वही आदमी बताता है कि भारत में इंडिजिनस पीपल नहीं रहते। बहुत बड़ी शोकांतिका और बहुत बड़ा गहरा राज छुपा है। मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ क्यों ऐसी दबी पड़ी है, क्यों हमारे नायकों को दबाया जाता है, क्यों हमारे हक अधिकारों को दबाया जाता है, लेकिन आज तक ये होता आ रहा है। हमारे जैसे नए युवा पीढ़ी आगे चलकर इस बात के लिए सामने आ रही है तो उनको नक्सलाइट समर्थक करके जेलों में डाल दिया जाता है। हमारी माँ बहनें जब आवाज़ उठाती है तब भी उनको वहाँ से बेघर किया जाता है। कोई फैक्ट्री वाला आदमी किसी क्षेत्र में फैक्ट्री डालना चाहे, किसी शहर के पास नहीं, वो ट्राइबलों के ज़मीन पे डालता है। क्षेत्र को प्रकल्प करके घोषित किया जाता है और वहाँ के ट्राइबल अगर ना हटे तो उनको पुलिस के ज़रिए घसीट के बाहर निकाला जाता है। आज भी मुर्मू मैडम नक्सलग्रस्त इलाके में, जब आप झारखंड में थी तो आपको पता होगा
नक्सलग्रस्त इलाके में हमारी बेटी की आबरू कोई नक्सल या कोई भी जवान उसके आबरू ले लेता है, उस पर बलात्कार करता है, तो उसका पिता कहीं भी जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उनको पता है कि आगे चलकर न्याय नहीं मिलेगा।